नमस्कार दोस्तों, 30 जून 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला आर्टिकल आपको सामने नजर आ रहा है, ग्रेन एप्लेंटी एंड द क्राइसिस ऑफ हंगर। देखिए दो स्कीम्स को, एक तो है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। अभी के लॉकडाउन के पीरियड में सरकार इस स्कीम को बहुत तेजी से परस्यू कर रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को। अगर आपके पास एक राशन कार्ड है तो वो पूरे इंडिया में चलेगा। बस आप अपने आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से कहीं पे भी जाके ग्रेन्स ले सकते हैं। पर महीने 10 किलो। ऑथर का यहाँ पे बोलना है, ऑथर है दीपा सिन्हा जी, ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में पढ़ाती हैं। ऑथर ये बोलती हैं कि नहीं, देखिए वन नेशन वन कार्ड स्कीम से काम नहीं चलेगा, वन नेशन वन राशन कार्ड से काम नहीं चलने वाला है। अब जो जरूरत है वो है यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दीपा सिन्हा जी ने ये बताया है कि देखिए वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के होने के बावजूद भी कुछ एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है हमारी सोसाइटी का जिसको वो राशन नहीं मिल पाते हैं, और वो चीज सॉल्व हो सकती है यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। तो वो ये इस आर्टिकल में और क्या क्या बातें कही गई हैं, इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इन 24 आवर्स पैलेस्टीन फेसेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। अभी रिसेंटली न्यूज आई। अच्छा, ये आर्टिकल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमीद अंसारी जी ने इसको लिखा है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो, 2007 से लेकर 2017 के पीरियड में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे हमीद अंसारी। जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वेस्ट बैंक के एक बहुत बड़े हिस्से को, लगभग 30% ऑफ द वेस्ट बैंक को ये एनेक्स कर लेंगे। तो वेस्ट बैंक की हिस्ट्री क्या है, एनेक्स करने के बाद जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन उस वेस्ट बैंक में रह रही है उसको क्या नुकसान है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रिएक्शन है इस वेस्ट बैंक की तरफ, इसके बारे में बात की गई। और इंडिया का क्या रिएक्शन होना चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस अनाउंसमेंट के प्रति, इसके बारे में बोला है हमीद अंसारी जी ने। नेक्स्ट आर्टिकल कॉशियस बट फर्म, चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ से रिलेटेड एक ना एक आर्टिकल रोज आ रहा है, आज भी आया है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रिसेंट स्टेटमेंट आया है, और उस रिसेंट स्टेटमेंट के चलते ये पता चल रहा है कि देखिए ये जो स्टैंड ऑफ हो रहा है ये डिस्कशन से सॉल्व हो पाए इसके चांसेस बहुत कम है। डिसएंगेजमेंट इतना नजर नहीं आ रहा है। सैटेलाइट इमेजरी से रेगुलरली पता चल रहा है कि जो चाइनीज ट्रूप्स है वो वहीं पे ही है, जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहीं पे ही है, उसको हटाया नहीं गया है। तो यहाँ पे अगर सरकार कोई भी स्टेप लेती है तो उसको वो स्टेप लोगों से डिस्कस करने के बाद लेना चाहिए। ये सब बातें इस आर्टिकल में कही गई हैं, इसको देखेंगे। और इसके बाद जो चौथा आर्टिकल है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा कवर नहीं किया जा रहा है। टाइटल है लेजिटिमेट कंसर्न, अ फाइनल नागा पीस अकॉर्ड इज की टू मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। देखिए इस समय पे जो नागालैंड की मेन डोमिनेंट पार्टी है, आप कह सकते हैं मेन डोमिनेंट ग्रुप है, उसका नाम है NSCN-IM, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुया, या फिर आप कह सकते हैं नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। तो ये जो नागा पीस अकॉर्ड था 2015 में, उससे पहले के क्या हालात थे और उसके बाद के क्या हालात थे, और अभी के लिए प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। गवर्नर RN रवि, जो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं, नेफू रियो, इन्होंने इनको एक चिट्ठी लिखी और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ इश्यूज को पॉइंट आउट किया है। तो वो इश्यूज क्या है इनको समझने की कोशिश करेंगे, और नागालैंड की थोड़ी पॉलिटिकल हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं पहले आर्टिकल पे। जो फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने, ग्रेन एप्लेंटी एंड द क्राइसिस ऑफ हंगर। अब देखिए इस आर्टिकल की शुरुआत कुछ प्रॉब्लम से बताई जा रही है। आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस तगड़ी आ गई इंडिया में कोविड-19 के चलते। पूरा का पूरा जो हेल्थ सिस्टम है वो क्रम्बल कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत सारी नौकरियां चली गई हैं। ऑलरेडी इंडिया एक इकोनॉमिक स्लोडाउन फेस कर रहा था, और कोविड-19 ने हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जो गरीब थे वो बिल्कुल ही गरीब हो गए हैं, जो अमीर थे उनकी हालत में उतना इजाफा नहीं हुआ, वो बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी आप देखोगे गरीबों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जो इनइक्वालिटी है, जो गैप है रिच और पुअर के बीच में, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब इस समय पे एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है कि लोगों को खाना पेट भर के मिलता रहे खाने को। तो ये बहुत एसेंशियल है कि भाई फूड सपोर्ट दिया जाए, फ्री और सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स दिए जाए। तो क्या इसने सरकार ने कुछ किया? बिल्कुल किया दोस्तों। सरकार ने, यहाँ पे जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये ऑथर का बोलना है, सरकार ने 1.7 लाख करोड़ का एक इमरजेंसी पैकेज ऑफर किया था। उसके अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मार्च के आखिरी हफ्ते में एक अनाउंसमेंट आया सरकार की तरफ से। सरकार ने बोला 5 किलो फूड ग्रेन्स और 1 किलो दाल पल्सेस
फ्री में बांटी जाएगी हर उस बेनिफिशियरी को जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ये बोला गया। और ये किया जाएगा 3 महीने के लिए। तो 5 किलो फूड ग्रेन्स और 1 किलो पल्सेस 3 महीने तक उन बेनिफिशरीज को जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर है। अब सवाल उठता है यहाँ पे ये कि जो लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर नहीं है उनके लिए क्या किया जाएगा। तो जब इस बारे में आवाज उठी तो सरकार ने फिर एक और डिसीजन लिया। सरकार ने मई में डिसाइड किया कि भाई देखिए, और पहला जो अनाउंसमेंट आया था वो मार्च के आखिरी हफ्ते में आया था, दूसरा अनाउंसमेंट मई में आया था। मई में सरकार ने बोला कि भाई एडिशनल 8 करोड़ इंडिविजुअल, एडिशनल 8 करोड़ ऐसे लोग जिनको इन सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स की जरूरत है, उनको भी फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाएंगे कम पैसे पे। तो ये बात बोली गई। तो एनएफएसए के अंदर जो है उनको प्लस 8 करोड़ लोग अलग से, तो इन सबको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने की बात की गई। अब जब इन 8 करोड़ लोगों को एक्स्ट्रा फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने की बात करी गई, इसका मतलब सरकार को फूड ग्रेन्स स्टेट्स को ज्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि एट द एंड आप देखोगे ग्राउंड लेवल पे जो मदद प्रोवाइड कर रहे हैं वो अलग अलग स्टेट्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ऑलरेडी बहुत से ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स थी जो कि सरकार की मदद आने से पहले ही एक एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी फूड ग्रेन्स का। यहां पे सवाल उठ रहा है सरकार के अप्रोच पे। ऑथर ये बोल रही है कि देखिए सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम पे रिलाई कर रही है, जबकि यहां जो होना चाहिए वो होना चाहिए यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहां पे यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जरूरत है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे किसी को भी एक्सक्लूड ना किया जाए। अच्छा, एक और बात बोली गई है। ऑथर यहां पे बोल रही कि जो ये आपने वन नेशन वन कार्ड स्कीम के तहत ये सब फूड ग्रेन्स आप बांटने की बात कर रहे हो, ये पैकेज आपने रखा है जून तक। जून के बाद ये पैकेज खत्म हो जाएगा। जरूरी है कि इस पैकेज को एक्सटेंड किया जाए। बहुत सारी जगहों पे सरकार पे प्रेशर जा रहा है इस पैकेज को एक्सटेंड किया जाए, और मोस्ट प्रोबेबली शायद सरकार इस पैकेज को एक्सटेंड कर भी देगी। ये क्या बोला गया, देखिए सरकार के रिस्पांस की बात आ रही है। यहां पे हम लोग एसेस कर रहे हैं वन नेशन वन कार्ड स्कीम को। वन नेशन वन कार्ड स्कीम को ये कहा जा रहा है कि इसको पूरी कंट्री में एक्सपेंड किया जाएगा, और कहा जाएगा कि पूरी कंट्री में वन नेशन वन कार्ड स्कीम मार्च 2021 तक काम करेगी। होगा क्या इस वन नेशन वन कार्ड स्कीम में, देखिए अभी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो शॉप्स चलती हैं दोस्तों, वो चलती हैं स्टेट वाइज। तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के हो और आपके पास उस स्टेट का पीडीएस कार्ड है, तो आप उस स्टेट की फेयर प्राइस शॉप्स वो शॉप्स होती हैं जहां सस्ते में अनाज मिलता है। तो आप अपना पीडीएस कार्ड लेके उस फेयर प्राइस शॉप में जाओगे और अपने ग्रेन्स ले लोगे। लेकिन मान लीजिए आप यूपी के हो और मुंबई में आके काम कर रहे हो एज अ माइग्रेंट वर्कर, तो आपके पास पीडीएस कार्ड होगा यूपी का, तो मुंबई में आप नहीं ले सकते ग्रेन्स। तो अगर आपके पास वन नेशन वन कार्ड स्कीम है, तो भले ही आप यूपी के हो, आपका कार्ड मुंबई में भी चलेगा, बैंगलोर में भी चलेगा, चेन्नई में भी चलेगा, दिल्ली में भी चलेगा। तो नो डाउट वन नेशन वन कार्ड स्कीम एक बहुत अच्छी स्कीम है। प्रॉब्लम यह है वन नेशन वन कार्ड स्कीम की कि इसके अंदर जो राशन एंटाइटलमेंट्स है, जो भी आपको फूड ग्रेन्स मिलेंगे, वो उन लोगों को मिलेंगे जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। पहला डेफिशिएंसी बता रहा है ऑथर। दूसरी डेफिशिएंसी ऑथर क्या बता रहा है कि जब भी आप किसी फेयर प्राइस शॉप में जाते हो, तो आपको ग्रेन्स तब दिए जाएंगे जब आप आधार बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल्स अपने वहां पे वेरीफाई कराएंगे। कई बार ऐसा होता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, बायोमेट्रिक जो डिवाइस है वो काम नहीं कर रही है। इस तरीके की बहुत सी प्रॉब्लम्स वहां पे हो जाती हैं। और अगर इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन है जो, अगर उन्होंने ठीक से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं किया, तो उस पर्सन को राशन देने से मना कर दिया जाएगा। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो लोग नहीं हैं, वो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज सेक्शन है। वो तो मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिनको इस आधार इनेबल्ड जो ऑथेंटिकेशन है, जिसको एक इनेबलर बोला जाता है, वो उनके लिए एक डिसएडवांटेज बन गया है। और बहुत से रीजन है इसके लिए, नेटवर्क इश्यूज, ऑथेंटिकेशन फेलियर, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो यहां पे ऑथर ये बोल रही है, देखिए वन नेशन वन कार्ड स्कीम अच्छी बात है, नो डाउट, बट अभी के लिए जरूरी ये है यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लागू करिए, वो बहुत जरूरी है। अभी वन नेशन वन कार्ड स्कीम पे रिलाई करना सही नहीं है। इसमें अपने पॉइंट्स को आप कह सकते हैं इन्फोर्स करने के लिए ऑथर एक और स्टैट्स दे रही हैं। ऑथर ये बोल रही हैं कि जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पीडीएस पोर्टल है, आईएमपीडीएस पोर्टल का डाटा ये बोलता है कि मई के महीने में टोटल 3077 बेनिफिशियरी आए हैं वन नेशन वन कार्ड स्कीम में,
और जून के महीने में लगभग 3,856 बेनिफिशियरीज आए हैं। तो यहां पे ऑथर ये बोल रही हैं कि देखिए, आपको पता है कि लाखों माइग्रेंट दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, तो जब लाखों माइग्रेंट दूसरे देश में फंसे हुए हैं, केवल 3,856 बेनिफिशरीज जून में और केवल 3,077 बेनिफिशरीज मई में, इससे ये पता चलता है कि आपकी जो वन नेशन वन कार्ड स्कीम है ये काम नहीं दे रही है। इसलिए जरूरी है कि वन नेशन वन कार्ड स्कीम को आप लॉन्ग टर्म में सोचिए और यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को तुरंत इमरजेंसी बेसिस पे सोचिए, चूंकि ये इमरजेंसी टाइम है। एक और बात बोल रही है यहाँ पे ऑथर ये बोल रही है कि देखिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो वेयर हाउसेज हैं वहां पे इस समय पे फूड ग्रेन्स भर गए हैं। 100 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा के फूड ग्रेन्स पड़े हुए हैं। हमारे पास बफर स्टॉक जो होना चाहिए 41 मिलियन मेट्रिक टन का, यानी कम से कम 41 मिलियन मेट्रिक टन हमारे पास इमरजेंसी फूड ग्रेन्स होने चाहिए, बट हमारे पास 100 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा फूड ग्रेन्स है। और राबी का प्रोक्योरमेंट सीजन अभी भी चल रहा है। राबी की हार्वेस्टिंग होती है ना अप्रैल मई में, तो अभी भी कुछ जगहों पर हार्वेस्टिंग हो रही है, कुछ सीजन्स में हार्वेस्टिंग थोड़ी सी डिले हो जाती है। तो जब इतना ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें आप एक यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों नहीं चला रहे हो? तो अब ऑथर यहां पे अपनी राय दे रही है। ऑथर राय के तहत क्या बोल रही है? ऑथर ये बोल रही है कि आप एक ऐसा यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाइए जिसमें हर इंसान को हर महीने 10 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स दिए जाए। ये बात बोली ऑथर ने। तो अगर मान लीजिए पूरी इंडिया की आबादी का 85% लोग इस 10 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स को पर महीने लेते हैं, तो कितना मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन इस्तेमाल होगा? 47 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन्स इस्तेमाल होगा। ये ऑथर का बोलना है। ऑथर ये भी बोलती है कि देखिए, 85% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन फूड ग्रेन्स लेने नहीं आएंगे, क्योंकि जो अमीर सेक्शन है हमारे पॉपुलेशन के, वो ऑब्वियसली बात है कि इस फेयर प्राइस शॉप में तो जाके फूड ग्रेन्स लेंगे नहीं, लेकिन नीडी पर्सन को फूड ग्रेन्स मिल जाएंगे। ये बोला जा रहा है। तो ऑथर का ये बोलना है, आप 10 केजी फूड ग्रेन पर मंथ अनाउंस करिए, और अगर 85% लोग भी लेने आते हैं तो 47 मेट्रिक टन का फूड ग्रेन कंजम्पशन होगा। और पूरे चांसेस है कि 85% लोग लेने नहीं आएंगे, अमीर लोग लेने नहीं आएंगे। ऑथर यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही है सरकार क्या कर रही है। सरकार अपने फूड ग्रेन्स बेचती है OMSS से, यानी ओपन मार्केट सेल स्कीम। ओपन मार्केट सेल स्कीम में क्या होता है कि सरकार जिस दाम पे किसानों से अनाज को खरीदती है उससे कम दाम पे ओपन मार्केट सेल स्कीम में उन अनाजों को बेचती है। आपको पता है ना दोस्तों, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है फार्मर्स को। तो फार्मर्स से जिस दाम पे अनाज खरीदा उससे कम दाम में बेचा इस ओपन मार्केट सेल स्कीम में। लेकिन आप देखिए, पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं वहां पे जो अनाज जिस दाम पे बेचे जाते हैं वो बहुत कम होता है। जिस दाम पे सरकार खरीदती है फार्मर से वो ज्यादा होता है, और जो दाम पे ओपन मार्केट सेल स्कीम में अनाज सरकार बेच रही है वो इस दाम और इस दाम के बीच में। तो सरकार का ये बोलना है कि देखिए, जिस दाम पे हम इस अनाज को फार्मर से खरीद रहे हैं उससे कम दाम पे ओपन मार्केट सेल स्कीम में बेच रहे हैं, इससे हमारा जो घाटा है वो कम हो जाता है। अगर हम पूरा का पूरा चीज फेयर प्राइस शॉप वाले ये दाम पे बेचने लगेंगे तो काफी नुकसान हो सकता है। लेकिन ऑथर यहाँ पे एक चीज बोल रही है। ऑथर ये बोल रही है कि अगर आप 2017-18 से लेके 2020-21 तक का डाटा देखिए, फर्स्ट वीक ऑफ जून तक का, तो ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर 16.6 मिलियन टन अनाज बिका है। और ऑथर की यहां पे एक बहुत सिंपल सी बात है कि इस समय पे जब दुनिया भर के जो लोग हैं वो खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, उनके पास खाने की चीजें नहीं है, उस समय पे अगर ये जो फूड स्टॉक्स हैं अगर ये भरे रहते हैं, अनाज अगर ये भरे रहते हैं और अगर इनको आप बेचते नहीं हो, तो एक तरफ पे आप देखोगे कि एफसीआई के गोडाउन्स में 100 मिलियन मेट्रिक टन से ज्यादा अनाज भरा हुआ है, और दूसरी तरफ गरीब आदमी मर रहा है, उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं। तो बेसिकली दिस इज अ क्रिमिनल सेटअप। ये क्रिमिनैलिटी से कम नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ऑथर का ये बोलना है कि जो ज्यादातर चीजें आप ओपन मार्केट सेल स्कीम में बेच रहे हो ये बंद करो, और आप मैक्सिमम जो अनाज है उसको आप इस फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू बेचो। इससे सरकार को नुकसान जरूर होगा, बट वो नुकसान वर्थ इट है, क्योंकि लोगों को खाने के लिए अनाज मिल जाएगा। एक और बात यहाँ पे बोली गई आर्टिकल में कि जब ओपन मार्केट सेल स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट अनाज को बेचती है तो ज्यादातर अनाज कौन खरीदता है? स्टेट गवर्नमेंट्स खरीदता है, और वो स्टेट गवर्नमेंट्स अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू अनाज को सस्ता बेचेंगे। तो यहाँ पे सरकार क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी सब्सिडी है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर कर देती है।
तो मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया दे रहा हूं। मान लीजिए फार्मर्स से सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाज खरीदा 15 रुपए प्रति केजी पे। ओपन मार्केट सेल स्कीम में वो इस अनाज को बेच रहे हैं 12 रुपए प्रति केजी पे, और फेयर प्राइस शॉप में ये अनाज बिक रहा है 5 रुपए प्रति केजी पे। तो अगर 12 रुपए प्रति केजी पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बेच रहा है, स्टेट गवर्नमेंट 12 रुपए प्रति केजी पे बेचेगा, और वही स्टेट गवर्नमेंट इस 12 रुपए प्रति केजी वाले अनाज को 5 किलो का बेचेगा फेयर प्राइस शॉप्स में। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा होगा। ऑथर का बस यही बोलना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा अनाजों को फेयर प्राइस शॉप्स में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और ओपन मार्केट सेल स्कीम जिसमें वो लोग काफी समय से बेच रहे हैं, इस पे थोड़ा कम फोकस करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बोला गया इस आर्टिकल में। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 24 आवर्स पैलेस्टीन फेसेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। यहां पे क्या है, इंडिया नीड्स टू आस्क इटसेल्फ वेदर इट सपोर्ट द इजरायली इनेक्सेशन प्लान दैट इज इन कंट्रावेंशन ऑफ इंटरनेशनल लीगैलिटी। देखिए, पैलेस्टीन के सामने एक मेजर थ्रेट आ रहा है। 24 जून को यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस की एक स्टेटमेंट आई। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, उसमें बोला कि ये जो इजराइल और पैलेस्टीन का भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये वाटरशेड मूवमेंट है, और ये जो इजराइल ने अभी अनाउंसमेंट किया है ये सही नहीं है। इजराइल ने अनाउंस किया कि वो वेस्ट बैंक के बहुत सारे हिस्से को एनेक्स कर लेगा। एनेक्स कर लेगा मतलब परमानेंटली इजराइल में मिला लेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इजराइलीज हैं वो भी शॉक में है, जो पैलेस्टीनियंस हैं काफी सारे वो भी शॉक में है, और पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी शॉक में है। एंटोनियो गुटेरेस जी का ये बोलना है कि इजराइल गवर्नमेंट अगर ये एनेक्सेशन करती है तो दिस इज अ ब्लैटेंट वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये सब बातें बोली गई हैं। अब हुआ क्या दोस्तों, देखिए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि भैया 30 जुलाई को हम लोग जो वेस्ट बैंक है, 1 जुलाई को जो वेस्ट बैंक है, उस वेस्ट बैंक का लगभग 30% हिस्सा हम लोग इजराइल में फॉर्मली एनेक्स कर लेंगे। अभी के लिए जो करंट स्टेटमेंट चल रहा है, जो करंट एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 1967 के एग्रीमेंट के हिसाब से चल रहा है दोस्तों। देखिए, हिस्टोरिकली जो पैलेस्टीन था वो कैसा था, वो कुछ ऐसा था। ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे पैलेस्टीन नजर आ रहा है। धीरे धीरे देखेंगे इजराइल की इसमें एंट्री होगी तो पैलेस्टीन का इलाका कम होता जाएगा। ये ग्रीन वाला इलाका पैलेस्टीन का है। 1967 वाला स्टेटस क्यों अभी चल रहा है। 1967 में देखिए क्या हो गया, ये इस बाउंड्री के अंदर ये जो पूरा व्हाइट इलाका है ये इजराइल है, ये ग्रीन इलाका आपको पैलेस्टीन नजर आ रहा है, यहाँ पे भी पैलेस्टीन नजर आ रहा है। और अगर ये एनेक्सेशन हो जाता है जिसको अनाउंस किया है बेंजामिन नेतन्याहू जी ने, तो उसके बाद पैलेस्टीनियन आपको केवल इतना ग्रीन नजर आएगा, और ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ना ये नजर आएगा। बाकी पूरा का पूरा व्हाइट क्या हो जाएगा आपका, बाकी पूरा का पूरा व्हाइट हो जाएगा इजराइल, और जॉर्डन के साथ पूरी बाउंड्री लगेगी इजराइल की। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होगी, सबसे पहली प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो पैलेस्टीन ऑक्युपाइड जो इलाका है, इसका जो आउटसाइड टच है, बाहर की दुनिया के साथ जो इसका टच है वो टूट जाएगा। थोड़ा सा टच इधर से रहेगा, बट जॉर्डन के साथ जो इसकी बाउंड्री थी वो चली जाएगी। लेफ्ट साइड पे देखिए दोस्तों, ये र्यूटर्स की वेबसाइट से उठाया हुआ फिगर है। ये फिगर बहुत सही दिखा रहा है। यहाँ पे 4-5 फिगर्स दिखा रहे हैं। आप इस फिगर को देखिए, ये पूरा इजराइल नजर आ रहा है, और इजराइल में आपको ये वेस्ट बैंक नजर आ रहा है। इधर की तरफ गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी में मत जाइए, वेस्ट बैंक नजर आ रहा है। और ये छोटा सा जो इलाका है गोलान हाइट्स है। गोलान हाइट्स छोड़िए, गोलान हाइट्स पे भी इजराइल का कब्जा है। 1967 में जो 6 डेज वार हुआ था उसमें गोलान हाइट्स पे कब्जा कर लिया था इजराइल ने, और सीरिया से छीन लिया था इसको। अच्छा, ये वेस्ट बैंक का इलाका, इस वेस्ट बैंक के इलाके को यहाँ पे इस मैप में बड़ा करके दिखाया गया, तो बहुत अच्छे से चीजें दिखा रखी गई हैं। देखिए, एरिया ए और बी, ये वाले जो इस कलर के जो एरियाज है ना, वो इस समय पैलेस्टीन के कंट्रोल में है। ये पैलेस्टीन के कंट्रोल में ही रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रीन इलाके इस तरफ नजर आ रहे हैं आपके 2020 यहाँ वाले फिगर में, ये पैलेस्टीन के कंट्रोल में रहेंगे। बाकी जो नीले रंग का इलाका है दोस्तों, ये ऑलरेडी इजराइल के ऑक्युपेशन में है। ठीक है, इजराइल ने अपनी बहुत सी पोस्ट बना रखी है यहाँ पे, लेकिन इजराइल अब इस इलाके को फॉर्मली अपने में इंक्लूड कर लेगा। साथ साथ ये इलाका, ये जो आपको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट लाइन से नजर आ रहा है, मेश्ड लाइन से नजर आ रहा है, इस इलाके पे भी अब इजराइल सीधे सीधे एनेक्सेशन कर लेगा, ऐसा बोला है बेंजामिन नेतन्याहू जी ने। तो अगर इजराइल इस इलाके पे कंट्रोल कर लेता है
तो ये जो आपको 2020 वाले फिगर में जो ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है, केवल इतना ही पैलेस्टीन बचेगा, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मली इजराइल हो जाएगा। इजराइल पैलेस्टीन कंसेप्ट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफी समय से चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि इजराइल ये जो कुछ भी कर रहा है ना, वो यूएसए से डिस्कस करके कर रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर ट्रंप से ऑलरेडी डिस्कस करके कर रहा है। अब देखिए दुनिया भर में इसके अगेंस्ट आवाजें उठ रही हैं दोस्तों। अगर ये एनेक्सेशन हो जाता है तो इस इलाके में जितनी भी रोड्स हैं, जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं, उस पर इसराइल कब्जा कर लेगा, और जो पैलेस्टीनियन ह्यूमन राइट्स के लिए पूरी दुनिया में बवाल चल रहा है वो और खत्म होने को आ जाएगा। दुनिया भर के जो प्रोफेसर वगैरह हैं वो बोल रहे हैं कि ये जो कुछ भी इसराइल कर रहा है, अगर ये कर लेता है तो दिस इज इलीगल अंडर इंटरनेशनल लॉ, इसको चैलेंज किया जा सकता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दिए बहुत सारे हाई डिग्निटरीज ने, जैसे ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये ह्यूमन राइट्स बॉडी है, इसने भी ये बोला है कि भाई ये देखिए, ये जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी का एनेक्सेशन कर रहे हैं ये गलत है। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जिस टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना इसराइल वाले, ऑलरेडी इस पे वो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको फॉर्मली एनेक्स नहीं किया है। पैलेस्टीनियन वाले ऑलरेडी अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जाके अपनी गुहार लगा रहे हैं कि भाई हमको अलग आ रही है इससे, हमें ये टेरिटरीज वापस दी जाए, लेकिन यहाँ पे इसराइल परमानेंटली एनेक्स करने की बात कर रहा है इन टेरिटरीज को। अभी के लिए इन टेरिटरीज को इसराइल के नक्शे में भले ही ना दिखाया जाए, लेकिन एक बार एनेक्स हो गया तो फॉर्मली ये टेरिटरी इसराइल का हिस्सा हो जाएंगी। एक बात दोस्तों यहाँ पे देखिए और बोली गई है कि जिस इलाके पे कब्जा करने का बात कर रहा है इसराइल, उस इलाके में ऑलरेडी जो 23% ऑफ द लैंड है वो पैलेस्टीनियंस ओन करते हैं। तो मान लीजिए उस इलाके पे इसराइल कब्जा कर लेता है, तो ये जो 23% ऑफ द लैंड है जो पैलेस्टीन की प्रॉपर्टी है, क्या इसको एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी माना जाएगा पैलेस्टीन के लोगों की? क्या एक बार इसराइल इन इलाकों में कब्जा कर लेता है तो यहाँ पे जो अरब पॉपुलेशन है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसको इसराइल की बाकी पॉपुलेशन की तरह राइट्स मिलेंगे? ये सब बातों पे यहाँ पे सवाल उठाए गए। प्लस इसके डेमोग्राफिक कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, जी कि इसराइल जो स्टेट है वो ज्यू आइडेंटिटी पे चलता है। तो ये बोला जाता है कि इसराइल ज्यूइश का देश है, पूरी दुनिया में जो ज्यूज हैं वो इसराइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसको जियोनिज्म बोलते हैं। तो अगर आप इतने बड़े इलाके में को एनेक्स करते हो तो बहुत सारे पैलेस्टीनियन भी आपके देश में आ जाएंगे, तो क्या उससे आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड बदलेगा? क्या आपका जो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस वो बदलेगा? क्या मुस्लिम्स की आबादी इस इजराइल स्टेट में बढ़ेगी? इन सब चीजों पे यहाँ पे बातचीत करी गई है। अब देखिए इसराइल की इस अगर हरकत की बात किया जाए तो देखिए इसराइल इज अ कंट्री विच हैज स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स। तो इसराइल का यूएसए तो दोस्त है ही, और एक खास बात है दोस्तों, इसराइल का चाइना भी दोस्त है। चाइना के साथ भी इसराइल के बहुत सारे ट्रेड रिलेशन है, इसलिए आप देखोगे इसराइल जो भी ऑक्यूपेशन वगैरह करता है, चाइना कभी उसमें इंटरफियर नहीं करता है। इंडिया तो वैसे इसराइल का दोस्त है। हालांकि बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स में पैलेस्टीनियन कॉज के लिए भी इंडिया ने अपना सपोर्ट दिया है, बट कभी भी इंडिया ने अपना सपोर्ट इस हद तक बढ़ के नहीं दिया है कि इसराइल नाराज हो जाए। इंडिया ने एक बहुत न्यूट्रल स्टैंड रखा है, और खासकर इस समय पे इंडिया का स्टैंड न्यूट्रल ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि चाइना के साथ ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एंड इसराइल इज अ मेजर डिफेंस पार्टनर। बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए है ना, तो यहां पे इंडिया को एक न्यूट्रल अप्रोच लेके चलना है, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना के साथ। तो ना बहुत ज्यादा फेवर में बोलिए, ना बहुत ज्यादा अगेंस्ट में बोलिए। ऑलरेडी इसराइल को इंटरनेशनल कम्युनिटी से बहुत ज्यादा अपोजिशन मिल रहा है, बट अगर यूएसए उसका साथ दे रहा है तो वो ये एनेक्सेशन कर ही लेगा। वो 1 जुलाई को पता चलेगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये इस आर्टिकल का एनालिसिस था। आई होप आपको मैप से ये पता चल गया होगा कि इस समय पे ग्राउंड लेवल पोजीशन क्या है। आपको यहाँ पे देख के पता चल रहा है धीरे धीरे पैलेस्टीन के हिस्से पर कब्जा किया है दोस्तों, और ये कब्जा एक्चुअली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड ने कहा कि भाई ज्यूज को रहने के लिए जगह मिलेगी, वो रहने की जगह इस जगहों पे दी गई। तो ये वेस्ट बैंक का इलाका धीरे धीरे पैलेस्टीनियन कंट्रोल इलाके को कम करते गए, कम करते गए, कम करते गए। आज की डेट में जो हरा इलाका 1967 वाली सिचुएशन आ जाए, बट इस हरे इलाके में भी बहुत सारा ऑक्यूपेशन है इसराइल का। जो ऑक्यूपेशन है इसराइल का उसको फॉर्मली अनेक्स कर लेगा इसराइल 1 जुलाई को, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखते हैं 1 जुलाई को क्या होता है। अगले आर्टिकल पे चलते हैं हम लोग। कॉशियस बट फर्म। तो भैया इंडिया चाइना का बवाल तो लगातार चालू है, इसमें किसी भी तरीके का कोई रुकावट आ नहीं रही। एक रिसेंट स्टेटमेंट आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से 26 जून को। इस स्टेटमेंट में साफ साफ ये पता चल रहा है अकॉर्डिंग टू ऑथर कि देखिए बीजिंग के साथ जो इंडिया के नेगोशिएशंस चल रहे हैं वो नेगोशिएशंस एक डेड एंड पे पहुंच गए, ठीक है।
चाइनीज बिल्डअप बढ़ता ही जा रहा है, डिसंगेजमेंट हो नहीं रहा है, बातचीत का देखिए कोई फायदा हो नहीं रहा है, चाइनीज ट्रूप्स पीछे जा नहीं रहे। तो एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन सा नजर आ रहा है इस स्टेटमेंट में। और स्टेटमेंट तो पहले से चल रहा था, 6 जून को इतनी इंपॉर्टेंट टॉक्स हुई, उसके बाद भी 15 जून को इतना ब्रूटल वायलेंस हुआ। इससे आप पता चल ही सकते हैं कि जो चाइनीज साइड है वो बिल्कुल ही एडमेंट हो रखे हैं, वो किसी भी तरीके का कोई नेगोशिएशंस इंडिया के साथ करना ही नहीं चाह रहे हैं। और अभी आप देखोगे कि हो सकता है इस नेगोशिएशन फेलियर के चक्कर में ही कल एक न्यूज आई है, यानी 29 जून को एक न्यूज आई है कि 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है इंडिया में, इंक्लूडिंग टिकटॉक। ठीक है, तो अब यहां पे बात ये आई है दोस्तों कि शुरुआत से अगर आप हमारे गवर्नमेंट के स्टैंड को देखो, ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं ये इस आर्टिकल में लिखा है, मेरा व्यू पॉइंट नहीं है। ये आर्टिकल ये बोलता है कि देखिए गवर्नमेंट हमेशा से ये बोलते आई है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो इंडिया और चाइना की फोर्सेस का स्टैंड ऑफ होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का परसेप्शन अलग है। उनको लगता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ है, हमारी फोर्सेस को लगता है कहीं और है। तो देखिए माइनर स्क्रिमिशेस तो हमेशा ही होते रहते हैं। मई और जून में जब ये चीजें आगे बढ़ी तो हमारी गवर्नमेंट का ये कहना था कि भैया चलिए डायलॉग करेंगे और डायलॉग से चीजों को सॉल्व करेंगे। पहले 2013 में देपसांग में, चुमार में, फिर 2017 में डोकलांग में हमने डायलॉग से चीजों को सॉल्व कर लिया था। लेकिन इस बार चीजें डायलॉग से सॉल्व करती बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। 15 जून को आप कह सकते हैं क्रूअलिटी दिखाई चाइनीज सोल्जर्स ने, प्री मेडिटेटेड अटैक था उनके साइड से, हमारे सोल्जर्स उतना ज्यादा तैयार नहीं थे, बट फिर भी हमारे सोल्जर्स ने बिफिटिंग रिप्लाई दिया। ऐसा रिप्लाई दिया कि उन्होंने शायद एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरीके का रिप्लाई आएगा। उनको लगा था कि भाई ये इंडियन सोल्जर्स वापस लौट जाएंगे, ये लड़ेंगे नहीं। उनको पता चल गया कि क्या हुआ। अब देखिए बोला यह जा रहा है कि चाइना ने हर तरीके के एग्रीमेंट को वायलेट कर दिया है। 1993 का भी एग्रीमेंट अब पूरी तरीके से वायलेट हो गया है। इतने निगोशिएशंस जो कि इतने सालों से हुए थे इंडिया चाइना की बाउंड्री पे, सारे नल एंड वॉइड हो गए, सब बेकार हो गए। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो ये स्टेटमेंट है वो इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहा है एक तरीके से। ट्रूप पॉपुलेशन तगड़ा हो गया है, चाइना और इंडियन आर्मी के हजारों जवान एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। यहां पे सरकार के ऊपर एक सवाल उठाया है ऑथर ने। सरकार से सवाल ये पूछा है ऑथर ने कि भाई ऐसा क्या हो गया कि चाइना को इतना मौका मिल गया कि इतना लार्ज स्केल ट्रूप मोबिलाइजेशन चाइना ने हमारे बॉर्डर इलाके में कर लिया, इनफैक्ट हमारे एलएसी के अंदर कर लिया, और हमारी गवर्नमेंट उसको टाइम पे रोक नहीं पाई। देखिए ट्रांसग्रेशंस होते थे, पर इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है चाइना ने, इसको बिल्डअप करने में समय लगा होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट से ऐसी क्या गलती हो गई कि उस ट्रूप मोबिलाइजेशन को इंडियन गवर्नमेंट सही समय पे नहीं रोक पाई? एक सवाल तो सरकार से ये पूछा गया है। दूसरा ये पूछा गया है कि देखिए अब चैलेंज तो हमारे सामने आके खड़ा हो गया, पूरे इंडिया को कंबाइंड होकर इस प्रॉब्लम से लड़ना है। तो अगर इंडिया को कंबाइंड होकर इस प्रॉब्लम से लड़ना है तो मिलिट्री बातचीत होगी। अब देखिए मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है, फिर इंटरनेशनल सपोर्ट कैसे लेके आए चाइना के अगेंस्ट में, फिर चाइनीज प्रोजेक्ट्स पे किस तरीके से सैंक्शन लगाया जाए, फिर चाइना की टेलीकॉम कंपनीज को किस तरीके से इंडिया में घुसने से रोका जाए, चाइना के सॉफ्टवेयर को किस तरीके से बैन किया जाए। कुछ भी करने से पहले गवर्नमेंट को लोगों से बातचीत करनी चाहिए। बिना बातचीत के यूनिलैटरली गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं करना चाहिए, ऐसा इस आर्टिकल का ऑथर बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, इनको देखा हमने। आगे चलते हैं। लेजिटिमेट कंसर्न, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे नागालैंड की बात की हुई है। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो नागालैंड के गवर्नर हैं जिनका नाम है RN रवि। RN रवि दोस्तों देखिए नागालैंड की पॉलिटिक्स में बहुत पहले से इन्वॉल्व है। तो इन गवर्नर ने जो चीफ मिनिस्टर है नागालैंड के, नेफ्यूरू, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं उनकी, इनको एक लेटर लिखा है। उन्होंने बोला है कि आपके नागालैंड के अंदर आर्म्ड गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं और जो पैसा भी हम वहां के लोगों की प्रोग्रेस के लिए भेज रहे हैं उस पैसे को वो आर्म्ड गैंग्स हथिया लेते हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, लोगों के साथ लूट मार कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो जो आपकी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो काम नहीं कर रही है। तो डेवलपमेंट के लिए जो पैसा भेजा जा रहा है, लोगों के आप कह सकते हैं ग्रोथ के लिए जो पैसा भेजा जा रहा है, उस पैसे को छीन ले रहे हैं कौन? ये आर्म्ड गैंग्स। सरकार कौन है भाई आपकी नागालैंड में? तो सरकार है आपकी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। तो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने गवर्नमेंट बना रखी है और बीजेपी एक कोalition पार्टनर है। तो ये सब बातें यहाँ पे गवर्नर ने बोली है। अब गवर्नर ने और क्या क्या बोला है इसको मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। पहले नागालैंड की दोस्तों थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं।
नागालैंड में जो पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं वो ग्रेटर नागालिम की डिमांड करती हैं। ग्रेटर नागालिम क्या है? देखिए, ये पूरा जो ऑरेंज रंग का या फिर जो कलर्ड रंग का इलाका आपको नजर आ रहा है, ये ग्रेटर नागालैंड है। और ये जो कलर्ड रंग का इलाका है वो प्रेजेंट डे म्यांमार में भी एग्जिस्ट करता है, नागालैंड में तो एग्जिस्ट करता ही है, मणिपुर में एग्जिस्ट करता है, अरुणाचल प्रदेश में एक्सटेंड करता है, असम में एक्सटेंड करता है। तो आप देखिए, प्रेजेंट डे नागालैंड में जो नागा कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हमको चाहिए नागालिम लैंड, अपना ग्रेटर नागालिम चाहिए। और वो ग्रेटर नागालिम म्यांमार में जा रहा है, वो ग्रेटर नागालिम अरुणाचल प्रदेश में भी जा रहा है, असम में भी जा रहा है, मणिपुर में भी जा रहा है। तो शुरुआत में भाई देखिए काफी बवाल हुआ था इन चीजों को लेके, ठीक है। इन सब बवालों को रोकने के लिए 2015 में एक नागा पीस अकॉर्ड साइन किया गया। इस नागा पीस अकॉर्ड से पहले भी बहुत सारी चीजें दोस्तों हुई हैं। नागा नेशनल काउंसिल बनी थी 1946 में। इस नागा नेशनल काउंसिल का क्या बोलना था? हमें इंडिपेंडेंट नागालैंड चाहिए। बाद में आप देखेंगे 1952 में नागा फेडरल गवर्नमेंट बनी। फिर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड भी बना 1980 में। अब देखिए दोस्तों, यहां पे चीजें क्या होती। 1980 में एक शिलोंग अकॉर्ड हुआ और उस शिलोंग अकॉर्ड के चलते नागा फेडरल गवर्नमेंट ने सरकार के साथ डीलिंग कर ली और नागा नेशनल काउंसिल ने भी सरकार के साथ डीलिंग कर ली। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, उसने हथियार उठा लिए 1980 में। 1980 के 8 साल बाद आ लीजिए 1988 हो गया। ये नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड दो भागों में बढ़ गया। एक बन गया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग, एक बन गया नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया, ठीक है। ये बन गया 1988 की ये बातचीत है। फाइनली आप देखोगे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट हो गया 25 जुलाई 1997 को। और जैसा कि मैंने बताया, नागा पीस अकॉर्ड हुआ 2015 में। नागा पीस अकॉर्ड के चलते ये बातचीत कही गई कि भाई हाँ, अब किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं होगा। लेकिन फाइनल पीस अकॉर्ड अभी भी साइन नहीं हुआ है। फाइनल पीस अकॉर्ड पे अभी भी जो डिस्कशंस है दोस्तों वो चल रहे हैं। और इन डिस्कशंस में सरकार की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सरकार की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं मिस्टर RN रवि। RN रवि को अभी के लिए नागालैंड का गवर्नर भी बनाया गया। तो RN रवि सरकार से ये बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट से ये बोल रही है कि भाई क्या बवाल चल रहा है आपके यहाँ? आपके यहाँ आर्म्ड गैंग्स तो भैया कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? लोगों के लिए हम जो पैसा बेच रहे हैं उनका पैसा छीन रहे हैं आर्म्ड गैंग्स, लोगों से वसूली कर रहे हैं, किडनैप कर लेते हैं किसी की बेटी को, किसी के बेटे को, फिर उससे पैसा मांगते हैं। तो ये सब चीजें आप बंद करवाइए। फिर ये बोला गया कि आपके यहाँ पे पुलिस में और एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिशियल्स की ट्रांसफर होती है, पोस्टिंग होती है, उस पोस्टिंग और ट्रांसफर को भी ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। वो जो ऑफिशियल्स पोस्ट हो रहे हैं वो इन आर्म्ड ग्रुप्स का साथ दे रहे हैं। तो अब जो भी पोस्टिंग होगी वो मेरे अप्रूवल के साथ होगी अंडर आर्टिकल 371 ए क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। ये बोला गवर्नर ऑफ नागालैंड ने। अच्छा, इन सब बारे में आवाज कौन उठा? देखिए, बहुत बड़ी सिविल सोसाइटी है दोस्तों नागालैंड में जो एक्टिव है। वो सिविल सोसाइटी लोगों की आवाज को उठा रही है। जब नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया से पूछा तो इसाक मोवैया ने बोला कि हाँ भाई, हम 23 साल से सीज फायर एग्रीमेंट को साइन मान ही रहे हैं। आपको बताया ना मैंने, 1997 में एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था। तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बोल रहा है कि 1997 में जो हमने सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया तो उसको हम मान रहे हैं। हम तो अपना लीगल राइट कलेक्ट कर रहे हैं, हमको तो जो टैक्सेस लेने होते हैं वो टैक्सेस हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए, ये जो नागा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है बड़े समय से चल रही है। इस नागा कॉन्फ्लिक्ट के चलते पीस अकॉर्ड को साइन करने की कोशिश की जा रही है 2015 से, बट पीस अकॉर्ड अब तक साइन हो नहीं पाया है। जो नागा पीस अकॉर्ड था वो टेम्परेरी था, फाइनल नहीं था। अब इस पीस अकॉर्ड को साइन करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है या आप कह लीजिए मेन जो आर्म्ड ग्रुप है वहां का, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया, ये ग्रुप क्या बोल रहा है? ये ग्रुप कुछ ऐसी डिमांड कर रहा है जो कि हमारे संविधान में जिनके लिए कोई जगह नहीं है। ये ग्रुप बोल रहा है कि भैया हम अपना पैरेलल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम अपनी अलग मिलिट्री मेंटेन करेंगे, हम अपना अलग फैक्ट लेके आएंगे, हम अपना अलग ग्रेटर नागालैंड बनाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, इन सब चीजों की एसेंट, इन सब चीजों के लिए अप्रूवल नहीं दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो रहा है नागालैंड में। नागालैंड में बहुत सारी जगहों पे इस नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया का राज चल रहा है। तो यहाँ पे जो गवर्नर है मिस्टर रवि, ये एक्टिवली इन्वॉल्व है। आगे आने वाले समय में देखते हैं सरकार क्या करती है। सरकार का ध्यान देखिए अभी बहुत सारी और चीजों पे है, ठीक है। बहुत सारे एक्सटर्नल फ्रंट पे सरकार बिजी है,
तो आगे आने वाले कुछ महीनों में पता चलेगा कि नागालैंड में एक्चुअली में होगा क्या दोस्तों। तो अभी के लिए एडिटोरियल डिस्कशन खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।